अभी तक हमने मशीन डिजाइन में क्या देखा, हमने देखा कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट जब उस पर केवल प्योर टार्सनल मूवमेंट लगा हो तब कैसे करते हैं, एक सॉलिड शाफ्ट का और एक हॉलो शाफ्ट का। हमने उस पर न्यूमेरिकल्स भी देखे कल 2, ठीक है। अब जो है इस पर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे का टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ शाफ्ट डायमीटर subjected to determination of shaft diameter subjected to bending moment। बेंडिंग मोमेंट ओनली। भाई प्योर बेंडिंग या बेंडिंग मोमेंट कब रहेगा, जब उस पर कोई टार्क न लग रहा हो। और हमने देखा पीछे कि शाफ्ट के परिभाषा हमने देखा कि वो क्या करता है, टार्क ट्रांसमिट करता है। और जब भी टार्क ट्रांसमिट करेगा तो क्या करेगा, टार्क ट्रांसमिट करेगा तो उस पर टार्क लगेगा ही लगेगा। तो भाई इसका भी तो कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए, अदरवाइज हम किस लिए पढ़ेंगे, क्या फ़ायदा। तो प्रैक्टिकल जो इंजीनियरिंग में हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसका है कि नहीं है। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसा शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट का नाम दे रहे हैं ऐसा शाफ्ट। तो ऐसा शाफ्ट देख लेते होता क्या है। तो एक टर्म आता है एक्सल, क्या आता है, एक्सल, क्या आता है, एक्सल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धुरा। क्या बोलते हैं, धुरा। तो धुरा का डिफिनीशन कैसे देते हैं, आपके स्टैंडर्ड बुक्स में इस प्रकार से दिया हुआ है। आपके डिप्लोमा वाले बुक का हमें नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में, जो स्टैंडर्ड बुक होती है मशीन डिजाइन की, उसमें इस प्रकार दिया गया है कि एक्सल शब्द उस शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, उस शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है जिस पर ट्रांसवर्स लोड बताते हैं आगे। ट्रांसवर्स लोड क्या है, ट्रांसवर्स लोड हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ लोड, अनुप्रस्थ भार, जैसे बियरिंग रिएक्शन, प्रतिक्रिया बोलते हैं हिंदी में, बियरिंग प्रतिक्रिया। अगर हिंदी ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो बियरिंग प्रतिक्रिया, जिस पर ट्रांसफर लोड, जैसे बियरिंग रिएक्शन प्रतिक्रिया, बियरिंग प्रतिक्रिया के कारण, मतलब बियरिंग प्रतिक्रिया यानी बियरिंग रिएक्शन क्या है, एक ट्रांसवर्स लोड है, अभी बता रहे कारण। तो ये बियरिंग रिएक्शन ही नहीं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, केवल बियरिंग रिएक्शन ही नहीं, ये कारण। लेकिन बियरिंग होना चाहिए, अदरवाइज बेंडिंग मोमेंट हो ही नहीं पाएगा, के कारण उस पर यानी उस शाफ्ट पर केवल नमन गुण यानी बेंडिंग मोमेंट लगा हो, ठीक है। और एक शब्द और जुड़ता है, और कोई टार्क यानी टार्सनल मोमेंट यानी मरोड़ गुण, कोई मरोड़ गुण
मरोड़ घुड़, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टार्सनल मूवमेंट, कोई मरोड़ घुड़ यानी टार्सनल मूवमेंट पारेषित यानी ट्रांसमिट न करता हो। ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं न करता हो। ठीक है ना, यानी एक्सल वो शब्द रहेगा, तो एक्सल शब्द क्या, वो साफ्टी है। ठीक है, कोई दूसरा नाम है, तो साफ्ट को वो साफ्टी है और एक्सल कहेंगे। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है जब उस पर ट्रांसवर्स लोड लगा हो। ट्रांसवर्स का मतलब ये कि कोई एलिमेंट ये है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी अनुदैर्ध्य अक्ष कौन सा है, ये है, और जब इसके लंबवत कोई लोड लगता है, जैसे यहाँ रिएक्शन की बात करें तो ये, ठीक है, जब उस पर लंबवत लोड लगता है इस अक्ष के लंबवत, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, या फिर अनुप्रस्थ भार बोलते हैं हिंदी में, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सल बोलेंगे। और क्या, उस पर कोई टार्क ट्रांसमिट न करता हो, ये भी है, लेकिन अभी फिर इसको बदलेंगे। ठीक है, अभी एक और चीज़ें आएंगी, एक और चीज़ आएगी जो इसको बदलेगी मरोड़ घोड़ वाली। तो एग्जाम्पल में रियर एक्सल या रियर शाफ्ट, रियर एक्सल ऑफ अ रेलवे वैगन, यानी रेल के डिब्बे का जो रियर एक्सल होता है, रियर में जो लगा होता है ना शाफ्ट, जो पिछले पहिए, वो उसको, उस पर जो है कोई टार्क ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, कोई टार्क ट्रांसमिट नहीं करता है, क्योंकि हमने टर्म में पढ़ाया है कि ये क्या होता है, कपलिंग रॉड होता है, यही तो शाफ्ट है, यहाँ पे यही जोड़ रहा है, ये साइड व्यू है। ठीक है ना, ये साइड व्यू, ऐसे साइड व्यू, तो इसमें क्या होता था, हम इससे ट्रांसमिट करते हैं पावर को, इस पर इनपुट देते हैं तो ये मूव करता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है कि इस पर टार्क ट्रांसमिट, हम किस पर पावर देते हैं, यहाँ पर इनपुट देते हैं और ये रोटेट करता है, ये ऐसे जुड़ा होता है और ये फिक्स है। ठीक है ना, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं कर रहा है। ठीक, और व्हील जो है ऐसे रोटेट करता है। मतलब इन सब के रिस्पेक्ट में फिक्स। अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है एग्जाम्पल है आपका एक इसका एक्सल का, जिस पर केवल और केवल बेंडिंग मोमेंट लगा होता है, कोई टार्सनल मोमेंट नहीं लगा होता। लेकिन अब आते हैं एक चीज़ पर, नोट यानी ध्यान देना है, पैसा वाला नोट नहीं, ध्यान देने वाला नोट। पहला क्या कि कभी कभी एक्सल भी टार्क ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में वही कि रियर एक्सल ऑफ एन ऑटोमोबाइल, यानी जो आपकी गाड़ियाँ, उन्हीं को ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंजन द्वारा पिछले जो रियर एक्सल होता है उसी पर जो है टार्क ट्रांसमिट किया जाता है, तो पिछला व्हील चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर इसमें टार्क ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अच्छा, नोट 2, दूसरा नोट क्या है कि एक्सल व्हील
के साथ साथ रोटेट भी कर सकता है, रोटेट करता है, अथवा केवल व्हील को सपोर्ट करता है, यानी पहिए को व्हील को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी व्हील को सपोर्ट करता है, तो रोटेट भी कर सकता है या फिर उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमको एक जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल गया कि जो है केवल ऐसा शाफ्ट जिस पर केवल और केवल बेंडिंग मोमेंट लगा हो, और उसको बोलते हैं हम एक्सल। ठीक है, उसको अब शाफ्ट ना बोल के हम बार बार क्या बोलेंगे, एक्सल बोलेंगे। अच्छा चलिए, अब देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट लगने के कारण एक शाफ्ट में यानी एक्सल में क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, क्या क्या प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, और कैसे इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट पर बेंडिंग मोमेंट लगने से उसमें क्या इंड्यूस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होता है। कैसे, ये समझिए जो है आपका शाफ्ट है सर्कुलर। ठीक है, अब इस पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है m, इसका जो है दो सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, तो उन दोनों सेक्शन पे क्या होता है, आप पढ़ते हैं ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, या फिर आप कहते हैं क्रॉस सेक्शन, ये देखिए क्रॉस सेक्शन नहीं, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं डिप्लोमा में ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, आप बीटेक में जाएंगे अच्छे बुक में तो इसको बताएगा ये न्यूट्रल एक्सिस है, और इसको न्यूट्रल सरफेस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, तो अपने माइंड को ओपन रखिएगा, कहने का मतलब आप इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अपने माइंड को ओपन करिएगा, रखिएगा, क्योंकि मॉस में आपको पढ़ाया जाता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस है। अपने माइंड को ओपन रखिएगा कि आगे जो है चेंज किया जा सकता है, आगे अगर जाएंगे आप पढ़ने तो उस कंडीशन में ये नहीं कि आप जो है इसी पर टिके रहिए। ठीक है, तो हम जो है इसको न्यूट्रल एक्सिस या उसको कभी बोल दे तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल सरफेस, आगे जाएंगे तब, अभी के लिए न्यूट्रल एक्सिस, और ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ आगे के लिए, और यहाँ पर वैसे इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इस एलिमेंट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब इस पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बेंडिंग मोमेंट के कारण, तो आपने पढ़ा है, हम जो है यहाँ प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। ऊपर की ओर ये होता है, नहीं होता है, ऊपर के फाइबर में यानी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की ओर। अच्छा, आप एक बेल्ट लीजिए और बेल्ट को मोड़िए, तो जब आप ऐसे मोड़ेंगे तो आप देखेंगे क्या नीचे की ओर क्या हो रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, मतलब एक तनाव आ रहा है, और अंदर की ओर क्या हो रहा है, फोल्डर है, अंदर की ओर क्या आ रहा है, संपीड़न। तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की ओर क्या होता है, तनाव स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और ऊपर की ओर क्या होता है, तनाव, ऊपर नीचे की ओर तनाव प्रतिबल, ऊपर की ओर संपीड़न प्रतिबल, टेंसाइल स्ट्रेस और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस, और यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है जी, हाँ ठीक है। चलिए, ये हो गया टेंसाइल। तो कुछ ऐसा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, ये जो होता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, अगर जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और होमोजीनियस मटेरियल है तो। ठीक है, होमोजीनियस का बहुत रोल होता है और आइसोट्रॉपिक का बहुत रोल होता है। तो ये आप लोग जो है पढ़ लिया करिए इन सब चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, होमोजीनियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। प्रैक्टिकलिटी में जब आते हैं तो आपको वही डिफरेंस पता चल पाता है।
आप जो पढ़ते हैं वो आइडियल पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आइडियल आइडियल आइडियल, और आपको मिलता है प्रैक्टिकल। तो जब आप होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, इस सब चीज़ों को जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो इसीलिए जो है थोड़ा सा हम जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफ़र कर रहा है चीज़ें, क्योंकि हमको प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़र होता है, ठीक है। तो वो रीज़न वही होता है कि हम जो है बेसिक्स जो होते हैं हमारे उतने क्लियर नहीं होते, हम जो है डायरेक्टली सिद्धांत पर चले जाते हैं। उसके लिए क्या अजम्पशंस माने गए हैं उन अजम्पशंस को हम ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। हम जब भी सिद्धांत यूज करते हैं तो अधिकतर केसेज में हम क्या लेते हैं, कोई ना कोई एजम्पशन रहता है, उस एजम्पशन को ध्यान रखिए तब न समझ में आएगा। एजम्पशंस हमेशा बहुत जो है नेसेसरी है प्रैक्टिकलिटी में जब आप जाएंगे तो। वैसे आपको बस एग्जाम में लिखना तो कोई बात नहीं है, एजम्पशंस याद रहे चाहे ना रहे। तो यहाँ पर जो हो गया ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पर जो है दोनों जो है बराबर होते हैं, इसको मैक्सिमम संपीड़न, इसको मैक्सिमम टेंसाइल, और हमको क्या इसको बोलेंगे, इसको एक ही नाम देंगे, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो लिखेंगे क्या हम उस हेडिंग के अंतर्गत, हम लिखेंगे जब किसी शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट m लगा हो तब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी अधिकतम नमन प्रतिबल, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, ठीक है। अगर एफ से दिखाते थे तो हम सिग्मा बी से दिखाएंगे। सिग्मा मतलब स्ट्रेस, बी मतलब बेंडिंग, एम आर अपान आई, ठीक है। ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, ये रेडियस है, इसी पर जो होता है क्रॉस सेक्शन पर, इसी पर तो होता है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ये इसके इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये एक्स एक्सिस मानिए, तो आई क्या है, इस एक्सिस के अबाउट क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कहिए या इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो लिख लेते हैं इसके डिटेल्स, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। अच्छा इसको रहने देते हैं। जहाँ पर मतलब जहाँ आर क्या है, शाफ्ट का व्यास, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। आई क्या है, उदासीन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्या है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। और एम क्या है, लगा हुआ नमन घूर्ण, यानी अप्लाइड या कार्यकारी नमन घूर्ण। घूर्ण, ठीक है। तो ये है। अब देखेंगे हम, जाएंगे पहले सॉलिड शाफ्ट पर, ठीक। अब ये हम देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सॉलिड शाफ्ट क्या बोलेंगे, ठोस
ठीक है। अच्छा, सॉलिड शाफ्ट के लिए आर क्या होगा अगर, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, यदि शाफ्ट सॉलिड है यानी ठोस है और शाफ्ट का व्यास, ठीक है, शाफ्ट का व्यास d है, तो r क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा d/2। और I क्या होता है, जिनको नहीं आ रहा हो पढ़ा करें, ये पुरानी चीज़ें एक बार रिवाइज करिए, पाई डी के घात 4/64, जो जे देखते थे वो पाई डी के घात 4/32 होता था। अब उस बेंडिंग स्ट्रेस वाले इक्वेशन में रुक देंगे, तब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अब इसका हिंदी मत पूछिएगा, हिंदी पहले ही इसके पहले लिखे हैं, अधिकतम नमन प्रतिबल, ठीक। अब जो है सिग्मा बी हो गया m, r क्या है, यहाँ r था d/2 और नीचे क्या था I, पाई डी के घात 4/64, 64 ऊपर जाएगा, 2 से कट जाएगा 32 बार में, d से एक घात कट जाएगा, 32m/πd क्यूब, उसमें 16 होता था, इसमें 32 है, ठीक है। यहाँ पर उसमें जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता था, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, शाफ्ट का बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के दौरान जब बेंडिंग हो रहा हो तो क्या निकाल लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। यहाँ डी दिया है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और एम जो है, ठीक। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आपके बुक में जो है ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं एक्चुअल वाले केस वाले, और मतलब प्रैक्टिकल केस वाले, आपको जो है वही मॉस का जो है क्वेश्चन उठा के दे देता है। देखिए एक्चुअल में क्या है, शुरू में आपको जब आप डिज़ाइन करने जाएंगे तो आपको कुछ पता है नहीं, मटेरियल का जो है आपको बस टेस्ट करने जाएंगे। चलिए मान लीजिए टेस्ट किया, जो है टेंशन टेस्ट करते हैं, टेस्टर टेस्ट है, हम बस हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी जानने के लिए क्या टेस्ट है, बस एक ही वही टेस्ट करते हैं, टेंशन टेस्ट, ठीक है। तो टेंशन टेस्ट करते हैं तो आपको मान लीजिए ए स्ट्रेंथ है, एस मतलब स्ट्रेंथ, वाई मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, कोई चीज़ कुछ दिया है, मान लीजिए यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी बता रहे हैं, यही मतलब ये जो है ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप मतलब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, प्रैक्टिकलिटी वाला आ सकता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, ठीक है। अब देखिए आपको दिया रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, वर्किंग स्ट्रेस यानी कार्यकारी स्ट्रेस, और बटे में क्या दिया रहेगा, बटे में होता है मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यही वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस होता है, क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में आपको दे देता सीधे यही अनुमेय प्रतिबल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी पता है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ पता है, ठीक। और ये यील्ड स्ट्रेंथ याद करिए, पिछले वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया था, ये केवल डक्टाइल मटेरियल के लिए, और जब ये ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, स्ट्रेंथ इन अल्टीमेट टेंशन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, मतलब ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या हो जाता है, टूट जाता है एक जगह, नेकिंग वोकिंग उसमें नहीं होता है। इसमें नेकिंग होगा डक्टाइल मटेरियल में, इसमें नेकिंग होता ही नहीं, टूट जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जिस स्ट्रेस पर टूट जाता है उसी को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ रखेंगे जब ब्रिटल मटीरियल होगा तब। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपको पता होना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जो है रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे,
ठीक है ना। हाँ, यहाँ ये भी सही रहता है। जो अगर बीटल है तो ये लगेगा, और अगर डक्टाइल है तो ये वाला। ठीक, अब 2-4 कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ से वर्किंग स्ट्रेस हम निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए सिग्मा लिख रहे हैं, चलिए लिखिए वर्किंग स्ट्रेस। ठीक, वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ये सॉरी गड़बड़ हो गया। ऊपर क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है, और यहाँ पर क्या होता है, YT, और यहाँ पर होता है अपान वर्किंग स्ट्रेस, या फिर वर्किंग स्ट्रेस, या फिर वर्किंग स्ट्रेस, या फिर, ठीक है। अगर आप लोगों ने कैच कर लिया तो सही है, ठीक है, यानी उन लोगों का दिमाग चल रहा है। वर्किंग स्ट्रेस और ये, या फिर बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, वर्किंग या परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेंगे। क्या होगा, अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होगा, चाहे टेंशन में, चाहे फिर अल्टीमेट टेंसाइल, चाहे यील्ड में। अब उसमें क्या कर लेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग ले लेंगे। ये 2 से हम जितना 5-6 जहाँ तक रख सकते हैं, जहाँ तक रखना चाहते हैं, तो इससे डिवाइड करने के बाद तब जाके वर्किंग स्ट्रेस आता है। तो वही जो सिग्मा बी जो है, ठीक है ना, 32m/π/dq, सिग्मा बी में क्या रखते हैं, ये वाला रखते हैं, ठीक है। न कि इसका ये वाला कभी नहीं रखते हैं, ये डिजाइन में ये कभी मत सोच लीजिएगा कि हम जो है अल्टीमेट उसका स्ट्रेंथ रखते हैं, नहीं, ये रखते हैं, ये वर्किंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये बेंडिंग वाला देख लिया, बेंडिंग वाला डिजाइन, बेंडिंग में रहेगा तो कैसे हम जो है निकालेंगे शाफ्ट का डायमीटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग इस जो है फार्मूले पर और इस बेसिस पर जो शाफ्ट का जो डिजाइन होगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करिएगा। हम जो है आगे ट्राई करेंगे कि आपको 1-2 और न्यूमेरिकल इस पर भी बताया जाए, जैसे पिछले वाले पर बताए गए, और बताए भी जाएंगे, ठीक है। और ज़रूरत पड़ गया तो एक्स्ट्रा जो है क्लास जो है केवल न्यूमेरिकल बेसिस पर, यानी केवल जो है उसको क्या बोलेंगे, केवल न्यूमेरिकल वाला क्लास जो है ले लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।